इसमें एक फ्रेज है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस समथिंग हैपेंड, या इट्स 2 years सिंस आई लास्ट सॉ जो। ये फॉर का इस्तेमाल किए बिना वही बात कहने का एक अलग तरीका है। लेकिन ऐसा क्यों? आई हैवंट सीन जो फॉर 2 years कहना ज्यादा सीधा नहीं है? व्याकरण ये अपने आप में एक पूरी मुकम्मल अवधि है। जब आप कहते हैं ऑल माई लाइफ, तो इसका मतलब ही है मेरे पूरे जीवन के लिए। तो उसके आगे फॉर लगाना ऐसा है जैसे आप कह रहे हो मेरे पूरे जीवन के लिए वो रिडंडेंट हो जाता है। अरे वाह! तो कुछ फ्रेज में समय की अवधि पहले से ही पूरा built in ध्यान होती है। उस 6 महीने की अवधि पर है, उस ड्यूरेशन पर। हाँ, ये एक फैक्ट है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं सैली हैज बीन वर्किंग हियर सिंस अप्रैल, तो हमारा ध्यान उस पल पर चला जाता है जब सैली ने यहाँ काम शुरू किया था। अप्रैल से लेकर आज तक की पूरी जर्नी दिमाग में आ जाती है। ये तो बहुत दिलचस्प और स्पोकन इंग्लिश के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। आज हम अंग्रेजी के 2 ऐसे शब्दों की गुत्थी सुलझाने वाले हैं जिनमें शायद हर कोई कभी ना कभी उलझा जरूर होगा। हाँ, मतलब ये ऐसे शब्द हैं, फॉर और सिंस। बिल्कुल सुनने में बहुत सीधे साधे लगते हैं, लेकिन जब इस्तेमाल करने की बारी आती है तो 1 सेकंड के लिए सोचना पड़ता है। हमेशा दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, यहाँ फॉर लगेगा या सिंस? और ये सिर्फ मतलब जो लोग अभी सीख रहे हैं उनकी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे खासे अंग्रेजी बोलने वाले भी इसमें कभी-कभी गलती कर जाते हैं। सही बात है। ये उन छोटी छोटी बारीकियों में से है जो कह सकते हैं अच्छी अंग्रेजी और एकदम सधीवी नेचुरल अंग्रेजी के बीच का फर्क तय करती है। बिल्कुल। और मेरे लिए तो ये हमेशा से एक पहेली की तरह रहा है। इसीलिए आज इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही साफ सुथरी गाइड है। किसी अंग्रेजी ग्रामर की किताब के कुछ पन्ने लगते हैं। तो आज का हमारा मिशन है इस गाइड की मदद से न सिर्फ फॉर और सिंस के रहस्य को समझना, बल्कि ये भी जानना कि व्हेन डिड इट स्टार्ट और हाउ लॉन्ग हैज इट बीन जैसे सवालों के पीछे का असली लॉजिक क्या है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस उलझन की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। इन नोट्स के पहले हिस्से में एक बड़ा आसान सा डायग्राम है। हाँ, मैंने देखा। जो फॉर और सिंस का फर्क बताता है। एक तरफ लिखा है फॉर 2 hours, मतलब समय का एक टुकड़ा, एक ड्यूरेशन। और दूसरी तरफ है सिंस 8 o'clock, यानी एक शुरुआती बिंदु जहां से समय की गिनती शुरू हुई है और अब तक चल रही है। और ये देखने में जितना सरल है ना, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट उतना ही गहरा है। अच्छा? हाँ, ये 2 शब्द हमें समय को 2 बिल्कुल अलग नजरियों से देखने पर मजबूर करते हैं। फॉर जो है वो समय को एक बंद डब्बे की तरह देखता है, एक फिक्स्ड पीरियड। एक फिक्स्ड पीरियड। 2 घंटे के लिए, 3 हफ्तों के लिए, 10 साल के लिए। इसमें शुरुआत और अंत दोनों शामिल है, बस कुल लंबाई पर जोर है। अच्छा, तो फॉर एक तरह से मतलब समय का नाप है। हाँ, कह सकते हैं। और सिंस क्या है? वो उस स्टार्टिंग लाइन की तरह है जहां से रेस शुरू हुई। क्या बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल, जैसे 8 बजे से, सोमवार से, या जब से मैं यहाँ आया हूँ। ये हमें सिर्फ शुरुआती पल बताता है, अंत का कोई अता पता नहीं, क्योंकि वो काम शायद अभी भी चल रहा है। तो सिंस सवाल का जवाब है कब से। इस गाइड में सैली का उदाहरण बहुत अच्छा है। हाँ। जब हम कहते हैं सैली हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 6 months, तो हमारा पूरा ध्यान उस 6 महीने की अवधि पर है, उस ड्यूरेशन पर। हाँ, ये एक फैक्ट है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं सैली हैज बीन वर्किंग हियर सिंस अप्रैल, तो हमारा ध्यान उस पल पर चला जाता है जब सैली ने यहाँ काम शुरू किया था। अप्रैल से लेकर आज तक की पूरी जर्नी दिमाग में आ जाती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब वाक्य का अर्थ तो करीब करीब एक ही है, लेकिन फोकस पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल। और ये बात शायद नेगेटिव वाक्यों में और भी ज्यादा साफ हो जाती है। जैसे नोट्स में एक उदाहरण है, आई हैवंट सीन टॉम फॉर 3 days। यहाँ मेरा ध्यान उन 3 दिनों की अवधि पर है जो बीत चुके हैं। बिल्कुल। और अब इसकी तुलना कीजिए आई हैवंट सीन टॉम सिंस मंडे से। अच्छा। यहाँ जोर सोमवार पर है, उस आखिरी दिन पर जब आपने टॉम को देखा था। पहला वाक्य एक गैप को नाप रहा है, 3 दिन का गैप। सही। जबकि दूसरा वाक्य उस आखिरी पल को पिन पॉइंट कर रहा है जिसके बाद से वो गैप शुरू हुआ। ये एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। यहाँ एक और बात है जिसने मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूज किया है। बताइए। इन नोट्स में लिखा है कि हम ऑल डे या ऑल माई लाइफ जैसे फ्रेज के साथ फॉर का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, ये एक कॉमन सवाल है। हम कहते हैं I've lived here all my life, लेकिन for all my life नहीं कहते। ऐसा क्यों?
ग्रामर के हिसाब से तो ऑल माई लाइफ भी एक ड्यूरेशन ही है। ये एक शानदार सवाल है और ये भाषा की गहराई को दिखाता है। बात यह है कि ऑल माई लाइफ या ऑल डे जैसे फ्रेज में समय की संपूर्णता का भाव पहले से ही मतलब इनबिल्ट है। अच्छा, इनबिल्ट है। हाँ, ये अपने आप में एक पूरी मुकम्मल अवधि है। जब आप कहते हैं ऑल माई लाइफ, तो इसका मतलब ही है मेरे पूरे जीवन के लिए। तो उसके आगे फॉर लगाना ऐसा है जैसे आप कह रहे हो मेरे पूरे जीवन के लिए वो रिडंडेंट हो जाता है। अरे वाह, तो कुछ फ्रेज में समय की अवधि पहले से ही बिल्ट इन होती है, बिल्कुल, जिससे फॉर जैसा शब्द लगाना गैर जरूरी हो जाता है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये सिर्फ एक नियम नहीं, इसके पीछे एक लॉजिक है। हाँ, ये भाषा के नेचुरल फ्लो का हिस्सा है। कभी कभी नियम किताबों से नहीं बल्कि बोलने वालों की सहजता से बनते हैं। ठीक है, तो फॉर और सिंस का ये मूल नियम तो अब काफी हद तक साफ हो गया है। फॉर मतलब समय की लंबाई और सिंस मतलब समय की शुरुआत। लेकिन मेरी असली उलझन तब शुरू होती है जब सवाल पूछने की बारी आती है। When did it start और how long has it been? इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। हाँ, और ये उलझन बहुत आम है क्योंकि दोनों सवाल समय के बारे में ही पूछते हैं लेकिन अलग अलग एंगल से। यहाँ इन नोट्स में बारिश का एक उदाहरण दिया है और यहीं पर मैं अक्सर अटकता हूँ। ओके, नोट्स कहते हैं कि when के साथ पास्ट सिंपल टेंस लगाओ और how long के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन मुझे ये हमेशा रटने जैसा लगता था। मेरा सवाल ये है कि मैं ये क्यों नहीं पूछ सकता When has it started raining? इसमें सुनने में क्या गलत लगता है? ये सवाल ही इस पूरे कॉन्सेप्ट की जड़ है। देखिए, जब आप व्हेन पूछते हैं तो आप अतीत में एक खास पल, एक घटना के बारे में पूछ रहे होते हैं जो शुरू हुई और उसी पल में खत्म हो गई। अच्छा, बारिश का शुरू होना एक सेकंड का काम है, वो एक बिंदु है, एक पॉइंट इन टाइम। और जो काम अतीत में एक बिंदु पर होकर खत्म हो गया उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस यानी डिड, स्टार्टेड, मेट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो व्हेन डिड इट स्टार्ट रेनिंग का मतलब है बारिश के शुरू होने की वो घटना किस पल में हुई और वो पल अब बीत चुका है। बिल्कुल। इसीलिए जवाब भी पास्ट सिंपल में होता है। इट स्टार्टेड एन आवर अगो। शुरू होने का काम 1 घंटे पहले हुआ और खत्म हो गया। लेकिन जब आप पूछते हैं हाउ लॉन्ग हैज इट बिन रेनिंग तो आपका सवाल ही बदल जाता है। कैसे? अब आप उस एक पल की घटना के बारे में नहीं पूछ रहे, आप उस काम की अवधि के बारे में पूछ रहे हैं जो अतीत में शुरू हुआ और अभी भी इस पल में भी जारी है। बारिश अभी भी हो रही है। अब समझ आया। तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज बीन का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये टेंस अतीत को वर्तमान से जोड़ने का काम करता है। हाँ, ये एक पुल की तरह है। हाउ लॉन्ग पूछकर हम उस पुल की लंबाई नाप रहे हैं। क्या बेहतरीन तरीके से समझाया है। बिल्कुल। व्हेन अतीत में एक तस्वीर या स्नैपशॉट लेता है। बारिश शुरू हुई, क्लिक, फोटो खिंच गई। हाँ, सही। लेकिन हाउ लॉन्ग अतीत से लेकर अब तक का एक वीडियो चलाता है। ये दिखाता है कि वो काम तब शुरू हुआ था और अब भी चल रहा है। इसीलिए इसका जवाब भी फॉर और सिंस के साथ दिया जाता है। इट्स बीन रेनिंग फॉर एन आवर या सिंस 1 o'clock। एग्जैक्टली। चलिए इसी लॉजिक को जो और कैरल वाले उदाहरण पर लगाकर देखते हैं। ठीक है। अगर मैं पूछता हूं When did Joe and Carol first meet? तो मैं उनके मिलने के उस एक पल के बारे में पूछ रहा हूं जो शायद सालों पहले किसी पार्टी में हुआ होगा। वो घटना खत्म हो चुकी है, एक स्नैपशॉट। सही है, और जवाब भी वैसा ही होगा। They met a long time ago। लेकिन अगर मैं पूछता हूं How long have they known each other? तो यहां मैं जानने की बात कर रहा हूं, जो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक कंटिन्यूअस स्टेट है। वे तब मिले थे और वे आज भी एक दूसरे को जानते हैं। ये एक वीडियो है जो तब से अब तक चल रहा है, इसलिए हैव नोन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ। वाह, अब जाके ये नियम रटने जैसा नहीं बल्कि लॉजिकल लग रहा है। यही भाषा की खूबसूरती है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये इस बात का प्रतिबिंब है कि हम समय को कैसे देखते हैं। मतलब क्या हम एक घटना को अतीत की एक बंद किताब के तौर पर देख रहे हैं या एक ऐसी कहानी के तौर पर जिसका अगला अध्याय अभी लिखा जा रहा है। व्हेन अतीत के बारे में है, हाउ लॉन्ग का रिश्ता वर्तमान से है। ठीक है, ग्रामर और उसके पीछे का तर्क अब दिमाग में बैठ रहा है। लेकिन असल जिंदगी में हाँ, लोग हमेशा व्याकरण की किताब की तरह तो बात नहीं करते। और मुझे लगता है कि नोट्स का आखिरी हिस्सा इसी बारे में है कि ये सब असल बातचीत में कैसा लगता है। हाँ, ये हिस्सा भाषा को जीवंत बनाता है। ये दिखाता है कि इन नियमों को रोजमर्रा की बातचीत में कैसे ढाला जाता है। इसमें एक फ्रेज है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस समथिंग हैपेंड या इट्स 2 years सिंस आई लास्ट सॉ जो।
ये फॉर का इस्तेमाल किए बिना वही बात कहने का एक अलग तरीका है। लेकिन ऐसा क्यों? आई हैवंट सीन जो फॉर 2 years कहना ज्यादा सीधा नहीं है? व्याकरण के हिसाब से आपका वाक्य आई हैवंट सीन जो फॉर 2 years 100% सही है, कोई गलती नहीं है। तो फिर लेकिन बातचीत में अक्सर इट्स 2 years सिंस आई लास्ट सॉ जो ज्यादा स्वाभाविक लगता है। वजह है इसका, कह सकते हैं, इमोशनल वजन और कहानी कहने का अंदाज। इमोशनल वजन वो कैसे? देखिए, जब आप कहते हैं आई हैवंट सीन हिम फॉर 2 years, तो ये एक तथ्य का बयान है। फोकस 2 साल की अवधि पर है। ठीक है। लेकिन जब आप कहते हैं इट्स बिन 2 years सिंस आई लास्ट सॉ हिम, तो आप उस आखिरी मुलाकात को एक मील का पत्थर बना रहे हैं और वहां से अब तक बीते हुए समय पर, उस दूरी पर, उस गैप पर जोर दे रहे हैं। अच्छा। ये ज्यादा पर्सनल और कहानी जैसा लगता है। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये उस समय के बीतने के एहसास को व्यक्त करना है। ये तो बहुत गहरा अवलोकन है। मतलब एक तरीका तथ्यात्मक है और दूसरा ज्यादा भावनात्मक या कथात्मक। हाँ, कुछ ऐसा ही। और इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके सवाल भी पूछा जा सकता है, जैसे हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू लास्ट सॉ जो? बिल्कुल, ये व्हेन डिड यू लास्ट सी जो पूछने का एक ज्यादा नर्म और अप्रत्यक्ष तरीका है। इनडायरेक्ट। हाँ, इनडायरेक्ट। आप सीधे सीधे तारीख या समय नहीं पूछ रहे, बल्कि आप उस घटना के बाद बीते हुए समय के बारे में पूछ रहे हैं। कभी कभी ये ज्यादा विनम्र भी लगता है, जैसे नोट्स का दूसरा उदाहरण है, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस मिसेस हिल डाइड। सही। व्हेन डिड मिसेस हिल डाई पूछने से ये थोड़ा कम सीधा और ज्यादा संवेदनशील लगता है। बिल्कुल। और मैंने देखा है कि लोग अक्सर इट इज की जगह इट्स बिन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इट्स बिन 2 years। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? हाँ, ये एक और छोटी सी बारीकी है जो बोली जाने वाली अंग्रेजी में बहुत आम है। इट्स बिन में बिन का जुड़ना उस पूरी समयावधि के होने या गुजरने के भाव को और मजबूत करता है। अच्छा। ये भाषा के फ्लो को और भी सहज बना देता है। इट इज 2 years एक गणितीय कथन जैसा लगता है। इट्स बिन 2 years समय के गुजरने के अनुभव जैसा लगता है। इन्हीं छोटे छोटे फर्कों को पकड़ने से ही कोई भाषा में माहिर बनता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो लगता है कि हमने इस पहेली के कई टुकड़े जोड़ लिए हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, फॉर समय की मात्रा या अवधि बताता है। सवाल है कितनी देर। और सिंस उस यात्रा का शुरुआती बिंदु बताता है। सवाल है कब से। फिर हमने व्हेन और पास्ट सिंपल के रिश्ते को समझा। ये अतीत के उन पलों के लिए है जिनकी कहानी खत्म हो चुकी है, एक तस्वीर की तरह। हाँ। और हाउ लॉन्ग और प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल उन कहानियों के लिए होता है जो अतीत में शुरू हुई और अब भी चल रही हैं, एक वीडियो की तरह। बिल्कुल। और आखिर में हमने देखा कि कैसे इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस जैसे वाक्यांशों को इस्तेमाल करके हम इन नियमों को रोजमर्रा की बातचीत में ज्यादा स्वाभाविक और कह सकते हैं भावनात्मक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इससे क्या पता चलता है? यही कि अंग्रेजी जैसी भाषा में ये छोटे छोटे शब्द और ग्रामर के नियम सिर्फ सही या गलत होने के लिए नहीं है। फॉर और सिंस के बीच का चुनाव या डिड और हैज बीन के बीच का चुनाव ये दिखाता है कि हम समय को कैसे महसूस करते हैं और उसके बारे में कैसे बात करना चाहते हैं। सही। क्या हम उसे बीते हुए तथ्यों के रूप में देख रहे हैं या एक ऐसी निरंतरता के रूप में जो हमारे आज को भी आकार दे रही है? इन बारीकियों को समझना हमें सिर्फ एक बेहतर वक्ता नहीं बनाता, बल्कि भाषा के जरिए दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देता है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाता है। व्याकरण की इन छोटी छोटी बारीकियों में महारत हासिल करना किसी की भाषा की धारा प्रवाहिता के बारे में दूसरों की धारणा को कैसे बदलता है? एक अच्छा सवाल है। और क्या सिर्फ अपनी बात किसी तरह समझा देना ही काफी है, या इन नियमों को जानना वास्तव में हमारे संवाद को ज्यादा गहरा, स्पष्ट और असरदार बनाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।